हम एकाधिकार या मोनोपोली के बारे में जानेंगे। एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता के ठीक विपरीत की स्थिति है, जब किसी ऐसी वस्तु अथवा सेवा जिसकी कोई निकट स्थापन वस्तु नहीं हो के उत्पादन अथवा विक्रय की व्यवस्था पर किसी एक ही व्यक्ति अथवा फर्म का पूर्ण अधिकार रहता है, तो इसे एकाधिकार की स्थिति कहते हैं। इस प्रकार एकाधिकार की स्थिति में उपभोक्ता अनेक रहते हैं, किंतु विक्रेता एक ही होता है जिसका पूर्ति पर पूरा नियंत्रण रहता है। जब विक्रेताओं की संख्या 2 होगी तो इसे द्वैधिकार, या 2 से कुछ अधिक होगी तो उसे अल्पाधिकार कहते हैं। अतएव एकाधिकार के स्थिति में किसी वस्तु अथवा सेवा का केवल एक ही उत्पादक अथवा विक्रेता होता है जिसका वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण अधिकार रहता है। बाजार में उसका कोई भी प्रतियोगी नहीं रहता। उदाहरण के लिए, शहर में पानी एवं बिजली की व्यवस्था साधारणतया एक ही कंपनी के हाथ में रहती है। इस कार्य के लिए कोई दूसरी कंपनी नहीं खोली जा सकती। इसी प्रकार रेलवे तथा डाकघर विभाग को भी अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण एकाधिकार प्राप्त रहता है। इसी तरह किसी खास स्थान या क्षेत्र में केवल एक होटल, एक डॉक्टर या एक बैंकर रहने पर इन्हें भी अपने क्षेत्र के ग्राहकों पर पूर्ण एकाधिकार प्राप्त रहता है। स्पष्ट है कि पूर्ति एवं पूर्ण अधिकार को ही एकाधिकार कहते हैं। इस प्रकार एकाधिकार का तात्पर्य एक ऐसे फर्म से है जिसका एक ऐसी वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण हो जिसके लिए कोई मिलता जुलता स्थानापन्न नहीं हो। एकाधिकार के अंतर्गत एक ही फर्म संपूर्ण उद्योग का कार्य करती है। दूसरे शब्दों में यह अनिवार्य एक फर्म उद्योग होता है। वास्तव में एकाधिकार के अंतर्गत फर्म तथा उद्योग का अंतर ही समाप्त हो जाता है, किंतु जिस प्रकार वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार वास्तविक जीवन में पूर्ण एकाधिकार की स्थिति भी बहुत कम देखने को मिलती है। आजकल किसी एक वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन विभिन्न रूप में होता है और इन विभिन्न रूपों के उत्पादक एवं विक्रेता एक जगह से उस वस्तु से एकाधिकारी होते हैं और वे आपस में उस वस्तु के लिए प्रतियोगिता करते हैं। अतएव जैसा कि बेचम का कथन है कि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता एक पूर्ण एकाधिकार दोनों की ही 2 छोर है, जिसके बीच बहुत बड़ी संख्या में सीमित एकाधिकारी एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। बोल्डिंग के अनुसार विशुद्ध एकाधिकार वह फर्म है जो किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन करती है जिसका किसी अन्य फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं में से कोई प्रभावपूर्ण स्थानापन्न नहीं होता है। बेनहम के अनुसार एकाधिकारी वस्तुतः एकमात्र विक्रेता होता है। एकाधिकारी शक्ति पूर्ति के पूर्णतः नियंत्रण पर आधारित होता है। चेम्बरलेन के अनुसार एकाधिकारी उसे समझना चाहिए जिसे किसी वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है। एकाधिकार की विशेषताएं निम्न हैं। एकाधिकारी अपनी वस्तु का एकमात्र निर्माता अथवा उत्पादक अथवा पूर्तिकर्ता होता है। 2. एकाधिकारी फर्म एवं उद्योग दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के उद्योग में एक ही फर्म होता है। 3. एकाधिकारी की वस्तु में कोई भी निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती। नंबर 4. एकाधिकारी की वस्तु की मांग की लोच प्रायः शून्य होती है। 5. एकाधिकारी को अपनी वस्तु की आपूर्ति पर पूरा नियंत्रण रहता है। नंबर 6. एकाधिकारी क्षेत्र के नए फर्म के प्रवेश के प्रति प्रभावपूर्ण रुकावटें होती है। एकाधिकार के प्रकार निम्न हैं। नंबर 1, निजी एकाधिकार और सार्वजनिक या राजकीय एकाधिकार। चैपमैन के अनुसार एकाधिकार के 4 भाग हैं।
प्राकृतिक एकाधिकार, कानूनी एकाधिकार, सामाजिक एकाधिकार, ऐच्छिक एकाधिकार। उसके बाद एकाधिकार के उत्पत्ति के कारण निम्न है। नंबर 1, विधान संबंधी व्यवधान, पूंजीवादी उत्पत्ति, गलाघोट प्रतियोगिता तथा उद्योग धंधों का स्थानीयकरण, अत्यधिक पूंजी का विनियोग कुछ व्यवसायों में। 4, आयात निर्यात कर नीति। 5, विदेशी प्रतियोगिता की अनुपस्थिति। नंबर 6, कच्चे माल का केंद्रीयकरण। एकाधिकार के सिद्धांत में मार्शल के सिद्धांत निम्न है। मार्शल ने एकाधिकार की स्थिति में मूल्य निर्धारण के लिए जांच तथा मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार एकाधिकारी का अपना वस्तु की कीमत एवं उत्पादन दोनों पर नियंत्रण रहता है, किंतु वह उत्पादन की मात्रा एवं कीमत दोनों को निश्चित नहीं कर सकता। वह या तो उत्पादन की मात्रा निश्चित मूल्य के निर्धारण के लिए मांग की शक्तियों पर निर्भर करता है अथवा मूल्य निश्चित कर उत्पादन की मांग की शक्तियों पर छोड़ देता है। ये अधिकांश एकाधिकार अपनी वस्तु के लिए मूल्य स्वयं ही निश्चित कर लेता है। एकाधिकार के उद्देश्य इस प्रकार एकाधिकार के स्थिति में मूल्य निर्धारण बहुत कुछ एकाधिकारी के हाथ में ही रहता है। ऐसी स्थिति में उसका प्रधान उद्देश्य अधिकतम एकाधिकारी लाभ प्राप्त करना होता है और वह ऐसा कर भी सकता है। मार्शल के अनुसार एकाधिकारी अपने उत्पादन से अधिकतम एकाधिकारी लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मार्शल के शब्दों में एकाधिकारी का उद्देश्य मांग तथा पूर्ति के बीच इस प्रकार का समायोजन नहीं है कि प्राप्त मूल्य से उसकी उत्पादन लागत पूरी हो जाए, वरन उसे इस प्रकार का समायोजन करना होता है कि उसे अधिकतम शुद्ध एकाधिकारी लाभ प्राप्त हो। शुद्ध एकाधिकारी लाभ को अधिकतम बनाने का प्रयत्न करता है। अधिकतम लाभ का तात्पर्य प्रति इकाई लाभ को अधिकतम बनाना नहीं होता, वरन कुल लाभ को अधिकतम बनाना होता है। अतएव एकाधिकारी अधिकतम कुल लाभ को प्राप्त करना चाहता है कि अधिकतम प्रति इकाई लाभ हो। वास्तव में एकाधिकारी उत्पादक को दो प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं: सामान्य लाभ जो उत्पादन व्यय का केवल एक अंश होता है, तथा एकाधिकारी लाभ जिसको मोनोपोली गेन्स बोलते हैं। जब एकाधिकारी अपनी वस्तु के लिए विभिन्न व्यक्तियों से या विभिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करता है तो इसे विवेचनात्मक अथवा विभेदात्मक कहते हैं। पूर्ति का पूरा नियंत्रण होने के कारण एकाधिकारी ऐसी स्थिति में रहता है कि भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित क्रेताओं से अथवा एक ही स्थान में स्थित विभिन्न वर्ग के क्रेताओं से वह अलग अलग कीमत वसूल कर सके। उदाहरण के लिए रेलवे में विभिन्न वस्तुओं को ढोने के लिए विभिन्न दरों से भाड़ा वसूल किया जाता है। इसी प्रकार डॉक्टर किसी धनी मरीज से अधिक तथा गरीब से कम फीस लेता है। इसी कभी कोई एकाधिकारी अपनी वस्तु को अपने देश में सस्ती दर पर बेचता है। इस प्रकार के मूल्य विवेकीकरण को राशि पतन भी कहा जाता है। इस प्रकार विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी अपनी वस्तु के लिए अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत वसूल करता है। स्टिगलर के अनुसार एक समान वस्तु के लिए दो या दो से अधिक कीमत वसूलने को मूल्य विभेदीकरण कहते हैं। रॉबिन्सन के अनुसार एक ही वस्तु जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है को भिन्न भिन्न क्रेताओं के हाथ विभिन्न मूल्यों पर बेचने की क्रिया को मूल्य विभेदीकरण कहते हैं। ये मुकेश रुकोगे। उसके बाद एकाधिकार
के विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कुप्रभावों के परिणाम स्वरूप राज्य द्वारा इसका नियमन एवं नियंत्रण बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। कल्याणकारी राज्य में तो इस बात की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, किंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश तथा एकाधिकार के नियंत्रण की समस्या पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता था। वास्तव में उस समय तक इंग्लैंड जैसे प्राचीन औद्योगिक राष्ट्र में भी एकाधिकारी संस्थाओं का निर्माण बहुत ही कम महत्व का था। दरअसल एकाधिकार की समस्या का उद्भव संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा जैसे नए आबाद देशों में ही हुआ। इस देशों में विनियोग की स्थिति संभावनाएं उपलब्ध थी तथा इस संस्थाओं को लाभ भी बहुत अधिक होता था। इससे इनमें एकाधिकार के निर्माण को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। प्रारंभ में सरकार आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती थी, किंतु धीरे धीरे यह अनुभव किया जाने लगा कि जन कल्याण एवं उपभोक्ताओं के समुचित शोषण को समाप्त करने के लिए व्यवसाय के क्षेत्र में सरकार का नियमन एवं नियंत्रण अनिवार्य है, तो सरकार ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप की प्रारंभ किया। समय समय पर भिन्न देशों में सरकार द्वारा एकाधिकार की शक्तियों को कम करने अथवा एकाधिकार के निर्माण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाए गए हैं। ये उपाय 3 प्रकार के हैं: नई आधिकारिक संस्थाओं की स्थापना को रोकना, प्रतियोगिता की स्थिति को उत्पन्न करना, एकाधिकारों द्वारा एकाधिकारी के शक्ति को कम करना। चूँकि एकाधिकारी संघों को रोकने के उपयुक्त 2 उपाय अंशतः ही प्रभावपूर्ण सिद्ध हुए हैं, इस कार्य के लिए बहुत अधिक प्रत्यक्ष तरीकों को काम में लाना आवश्यक होता है। प्रोफेसर पिगू ने भी इस संबंध में ठीक ही कहा है। प्रतियोगिता को कायम रखने के उद्देश्य से व्यापारियों के संगठन को भंग करना तथा संभावित प्रतियोगिता की स्थापना के उद्देश्य से एकाधिकारियों के दांव पेच भारी तरकीबों के विरुद्ध कानून बनाना। जब ये दोनों ही उपाय एकाधिकारियों के प्रभाव को रोकने में असमर्थ सिद्ध होते हैं, तो स्वभावतः ही अधिक प्रत्यक्ष तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, एकाधिकारियों की अनुचित कार्रवाइयों और उनके द्वारा किए जाने वाले समझौते एवं करों को रोकने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिनसे एकाधिकारी के नियंत्रण करने के परिणामों को रोका और समाप्त किया जा सके। इस प्रकार एकाधिकारी के क्रियाओं पर नियमन एवं नियंत्रण के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष तरीकों को व्यवहार में लाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंशतः यदि एकाधिकार के नियमन और नियंत्रण से भी अधिक सफलता नहीं मिली, तो जनहित में इसका राष्ट्रीयकरण करना ही उत्तम उपाय होगा। ओके।